कार जीटी रोड पर जालंधर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। सड़क पर रात को चलने वाले ट्रकों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं कार की पिछली नशिस्त पर बड़े सुकून के साथ बैठा था। अब मुझे इस बात की जरा भी परेशानी नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ेगी। मेरे पास हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड मौजूद था, जिस पर खुफिया पुलिस का कोई कोड नंबर लिखा हुआ था। ये कार्ड आगे भी मेरे बड़े काम आ सकता था। मैंने उसे अपने जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर स्प्रो टैबलेट बम की गोलियों वाले प्लास्टिक के लिफाफे के साथ ही रख लिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। जालंधर की आबादी शुरू हुई तो दिन निकल आया था। यहाँ एक जगह पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर कार को रोक लिया। ये सिपाही सिख थे। वो ड्राइवर के पास आए और पूछा कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। ड्राइवर ने कहा, महाराज ये आईजी साहब के समधी हैं, इन्हें जम्मू ले जा रहा हूँ। असल में हरपाल कौर की कार पुलिस की कार नहीं थी और उसकी नंबर प्लेट भी पुलिस की नहीं थी। ये उस जमाने की बड़ी कीमती टोयोटा कारों में से थी, जो उसके खावत ढिल्लो साहब ने खास तौर पर बाहर से मंगवा कर अपनी चहीती बीवी को दी थी। सिख कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, महाराज आप ठीक कहते हैं, मगर हम भी ड्यूटी से मजबूर हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर मंगल सिंह ने लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर कहीं से ये नहीं लिखा था कि ये मशरकी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ड्राइवर है। कांस्टेबल ने लाइसेंस वापस ड्राइवर को देते हुए अपने साथी कांस्टेबल को बुला लिया और कहा, ये कहता है कि मैं आईजी साहब के समधी को जम्मू ले जा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेबल मेरी खिड़की के पास आ गया। उसने मुझे मुश्तबा नजरों से देखा। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े इत्मीनान से वैसे ही बैठे बैठे कहा, मंगल सिंह ड्राइवर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जम्मू जा रहा हूँ? कांस्टेबल बोला, महाराज जम्मू में हालात गड़बड़ हैं। हमारी ड्यूटी लगी है कि किसी गाड़ी को चेकिंग के बगैर जम्मू साइड की तरफ न जाने दिया जाए। आपको हमारे साथ जरा थाने चलना होगा। मैंने जेब से हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड निकाल कर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये कार्ड देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये गाड़ी किसकी है। कार्ड को कांस्टेबल ने हाथ में लेकर देखा तो फौरन सीधा हो गया। उसने उसी वक्त कार्ड मुझे वापस कर दिया और सलाम करके बोला, क्षमा कर देना महाराज, हम मजबूर हैं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो भाई आगे चलो। खुफिया कोड वाले कार्ड ने अपनी करामत दिखा दी थी। ये उस कार्ड का टेस्ट था जो मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब साबित हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काम मुश्किल हालात में मेरे बड़े काम आ सकता था। ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग मेरे हाथ आ गया था। हो सकता है इसका कोई तोड़ भी हो, जो कि जरूर होगा, लेकिन अभी तक मुझे उसका इल्म नहीं था। अभी तक तो यही हुआ था कि कार्ड का खुफिया कोड नंबर पढ़ते ही कांस्टेबल ने सैल्यूट मार दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्ड अगर मैं किसी पुलिस के ऑफिसर को दिखाता तो मुझसे पूछगिछ करता और पूछता कि ये कार्ड मैंने कहां से लिया है, और हकीकत मालूम करने के लिए वो कोई दूसरा कोड वर्ड भी मुझसे पूछता। लेकिन अभी वो मकाम नहीं आया था और कम से कम जम्मू तक मेरा रास्ता साफ था। गाड़ी जालंधर से होशियारपुर की तरफ गई। होशियारपुर पहुंचकर हमने नाश्ता किया। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। ड्राइवर होटल में से सब कुछ मेरे लिए ले आया। यहाँ जालंधर लुधियाना के मुकाबले में दिन की गर्मी बिल्कुल नहीं थी। आगे पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला था। ये बात मुझे सिख ड्राइवर ने बताई तो मैंने कहा, हाँ सरदार जी मैं जानता हूँ, कई बार जम्मू आ चुका हूँ। हालांकि ये सारा इलाका मैं पहली बार देख रहा था। होशियारपुर से चले तो ऊंचे नीचे टीलों और छोटी छोटी वादियों का इलाका शुरू हो गया था। हवा ताज़ा और खुनक होती जा रही थी। जम्मू के करीब कुछ खुश्क पहाड़ियां आई। मैदानी इलाका भी आया जहां धूप की हिद्दत थी। आगे जाकर चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम मजीद खुशगवार हो गया। हमारी कार अब शहर की हुदूद में दाखिल हुई तो यहाँ सड़क पर बाकायदा रुकावट खड़ी हुई थी। गाड़ियां, ट्रक वगैरह एक तरफ कतार में खड़े थे और पुलिस उनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाजत दे रही थी। वो दिन के 3 बजे का वक्त होगा। मैं गाड़ी से निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगा। सीक्रेट पुलिस के खुफिया कोड नंबर वाला कार्ड मेरी जेब में था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं था। मैंने यूं ही वक्त काटने के लिए सिगरेट भी सुलगा लिया। मैं अगर चाहता तो ड्राइवर को अपना सीक्रेट कार्ड देकर आगे भिजवा सकता था ताकि पुलिस हमें जाने की इजाजत दे दे, मगर मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने जहन में उस आदमी का नाम, पता और हुलिया और वो कोड अल्फाज याद कर रहा था जिससे मुझे मिलना था। मुझे उस शख्स का नाम, हुलिया और पता और उसके आगे बोले जाने वाले कोड अल्फाज बिल्कुल नहीं भूले थे। ये सब कुछ मैं रास्ते में भी याद करता रहा था। जब काफी देर हो गई और ट्रक गाड़ियां अपनी जगह पर इसी तरह खड़ी रहीं तो मैं कार में आकर बैठ गया और मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को निकाल कर आगे ले चलो, मैं पुलिस से खुद बात करता हूँ। बेचारा ड्राइवर भी बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने फौरन इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को सड़क की एक तरफ से निकाल कर वहाँ ले गया जहाँ सड़क पर पुलिस ने रुकावट खड़ी कर रखी थी। हमारी कार को आते देखकर 2-3 पुलिस कांस्टेबल डंडे लेकर आगे आ गए और कार को रुकने का इशारा
इशारा करने लगे। गाड़ी रुकी तो कांस्टेबल ने कहा, कतार में ले जाओ गाड़ी को, कतार में ले जाओ, पीछे ले जाओ। मैंने खिड़की में से सर बाहर निकाल कर कांस्टेबल से कहा, अपने किसी ऑफिसर को बुलाओ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास नई कार देखकर पुलिस वाले वैसे ही जरा ठिठक से जाते हैं। जब मैंने उसे अपने पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए कहा तो वो जल्दी से सड़क के किनारे बने हुए खोखे के अंदर चला गया। कोई पुलिस ऑफिसर अंदर बैठा था। उसने कोई परवाह न की और अपनी अना को मजरू न होने दिया। 2-3 मिनट लगाकर बाहर निकला और बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ मेरे करीब आकर पूछा, क्यों जी, क्या बात है? आपको मालूम है सब लोग कतार में खड़े हैं, आपको भी कतार में खड़ा होना चाहिए। मैंने बड़े आराम से जेब में से सीक्रेट पुलिस का कार्ड निकाल कर उसे दिखाया। कार्ड मैंने उसको न दिया बल्कि अपने हाथ में रखा। कार्ड को उसने झुक कर देखा और फौरन पीछे हट गया और बोला, सॉरी सर, वेरी सॉरी। उसने दौड़कर पुलिस कांस्टेबल को रुकावट हटाने का इशारा कर दिया। रुकावट हट गई और हमारी कार जम्मू शहर में दाखिल हो गई। गाड़ी जब एक पुराने मंदिर के करीब से गुजरी, ड्राइवर ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपको किस मोहल्ले में जाना है। मैं क्या बताता, ये शहर मैं पहली बार देख रहा था। जिस खास आदमी से मैं मिलने जा रहा था उसके मोहल्ले का नाम मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने ड्राइवर से कह दिया, तुम ऐसा करो, कंपनी बाग चलो, वहाँ से हमारा घर करीब है, मैं वहाँ उधर जाऊंगा और तुम वापस चले जाना। गुल खान ने कहा था कि उस खास आदमी का मकान कंपनी बाग की एक करीबी बस्ती में है। उस बस्ती का नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं। जम्मू का कंपनी बाग एक नहर के किनारे पुराने रेलवे स्टेशन के करीब ही वाक़ है। उसकी एक जानिब दरिया गुजरता है। यहाँ तकसीम मुल्क के बाद 2-3 नई आबादियाँ पड़ गई हैं, जिनमें से शास्त्री नगर और गांधी नगर बड़ी मशहूर हैं। जम्मू में मौसम दिन के वक्त इतना ठंडा नहीं होता था, साए में खुनकी जरूर थी। शहर के मकानों की बनावट पहाड़ी इलाकों जैसी थी। सब मकानों और कोठियों की छतें ढलवानी थी। कंपनी बाग के रास्ते में कई मंदिर आए, सिर्फ एक मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई दिए थे। ड्राइवर ने एक बाग के गेट के पास एक तरफ करके गाड़ी रोक दी और कहा, लीजिए महाराज, आपका कंपनी बाग आ गया। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अब तुम गाड़ी वापस ले जाओ और श्रीमती जी को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा महाराज। ड्राइवर हरपाल कौर की गाड़ी लेकर वहीं से वापस मुड़ गया। मैं कंपनी बाग के मेन गेट के सामने खड़ा था। गुल खान ने जैसे ही मुझे बताया था वैसे वैसे मैं चलता उस खास आबादी में आ गया जहां हमारा अपना आदमी, जिसका फर्जी नाम मैं सादिक रख लेता हूं, रहता था। वो मुझे अपनी दुकान पर ही मिल गया। उसकी दुकान किस चीज की थी और कहाँ थी ये मैं जाहिर नहीं करूंगा। मैंने उसकी दुकान पर जाकर उससे सलाम किया और गुल खान का एक खुफिया नाम लेकर कहा कि मुझे उसने भेजा है। सादिक दुकान में बैठा किसी चीज की मुरम्मत कर रहा था। अगर मैंने उस चीज का नाम लिख दिया तो जाहिर हो जाएगा कि उसकी दुकान में क्या काम होता था। सादिक ने मेरी तरफ सिर्फ उस वक्त देखा जब मैंने उसे सलाम किया था। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। जब मैंने गुल खान का खुफिया नाम लिया तब भी उसने आंख उठाकर न देखा। मैं चुपचाप बैठा रहा। सादिक ने नौकर से कहा, चाय ले आओ। चाय आ गई। सादिक ने कपड़े से हाथ साफ करते हुए चाय प्यालियों में डाली, साथ बिस्किट भी थे। अब उसने खास कोड अल्फाज में एक जुमला बोला। उसके जवाब में मैंने वही जुमला बोला जो गुल खान ने मुझे याद कराया था। सादिक ने खुफिया कोड का दूसरा जुमला बोला। मैंने भी कोड वाला दूसरा जुमला बोल दिया। तब सादिक खामोश हो गया। वो चाय पीते हुए दुकान के बाहर बाजार में से आते जाते लोगों को देख रहा था। दुकान में एक ग्राहक मौजूद था जिसको सादिक का नौकर कुछ चीजें दिखा रहा था। जब ग्राहक चला गया तो सादिक ने नौकर से कहा, रामू भाग कर सिगरेट ले आ। ये नौकर हिंदू डोगरा था। वो दुकान से निकल गया तो सादिक ने चाय पीते हुए मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे पूछा, पहले कभी जम्मू आए हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पहली बार यहाँ आया हूँ। वो खामोशी से चाय पीता रहा। उसकी निगाहें बाजार पर लगी थी। फिर उसने प्याली में कप रखते हुए कहा, ये जो बाजार है इसकी बाएं जानिब चलते जाना। पहले एक गली आएगी, वो गली छोड़ देना। उसके बाद एक और गली आएगी जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा होगा। उस गली में दाखिल हो जाना। वहाँ तुम्हें गोदाम नजर आएंगे। आखिर में एक गोदाम आएगा, उसके दरवाजे पर ताला लगा होगा। मैं तुम्हें चाबी देता हूँ। ताला खोल कर गोदाम में मेरा इंतजार करो। अंदर से दरवाजे को चटखनी लगा देना। मैं आकर आवाज दूंगा और पूछूंगा, प्रताप सिंह दफ्तर से आ गए हैं। फिर तुम दरवाजा खोल देना। सादिक ने अपनी वॉस्केट की अंदरूनी जेब में से मुझे ताले की चाबी निकाल कर दी और कहा, चले जाओ। मैं उठकर बाजार में आ गया और बाईं तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक गली आई। मैंने वो गली छोड़ दी। दूसरी गली जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा हुआ था, मैं उस गली में दाखिल हो गया। गली के दोनों जानिब गोदामों के दरवाजे थे जो बंद थे। यहाँ कोई मकान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था। आखिरी गोदाम का ताला खोलकर मैं अंदर चला आया और दरवाजे को बंद करके चटखनी लगा दी। अब मैंने माहौल का जायजा लिया। ये एक लंबा सा कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा था। लकड़ी के खोखे और बक्स भी थे। गली वाली दीवार के रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। एक धीमी रोशनी वाला बल्ब छत के साथ लटका जल रहा था।
कुछ टूटा फूटा फर्नीचर भी पड़ा था। मैं एक स्टूल पर बैठकर सादिक का इंतजार करने लगा। कोई 15-20 मिनट के बाद बाहर से किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और पूछा, प्रताप सिंह दफ्तर से आ गए हैं। मैंने चटखनी उतार कर दरवाजा खोल दिया। सादिक अंदर आ गया। अंदर आते साथ ही उसने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी और मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहा। गोदाम के कोने में भी एक छोटा सा दरवाजा था। सादिक ने उसे खोला। अंदर एक कोठरी थी, उसकी खिड़की वगैरह नहीं थी। सादिक ने बटन दबाया। छत से लगा बल्ब रोशन हो गया। यहाँ एक चारपाई और 3 पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं। सादिक ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद चारपाई पर बैठ गया। फिर मेरी तरफ गौर से देखने लगा। तुम पंजाबी मुसलमान लगते हो, पाकिस्तान के किस शहर से आए हो? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपने आने का मकसद बयान कर दिया। वो मुस्कुराया, माशाल्लाह। फिर कहने लगा, कमाल शाह साहब ने तुम्हें कितने महीने कमांडो ट्रेनिंग दी है? 6 महीने। इसका मतलब है कि तुम फुल कमांडो बन चुके हो, वरना कमाल शाह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे गुल खान ने भी हाई एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग दी है। सादिक ने मुझसे पूछा, गुल खान ने तुम्हें टैबलेट बम दिए हैं? मैंने जेब से स्प्रो टैबलेट बम की टिक्कियां निकाल कर उसके सामने रख दी और उसे वो नुस्खा भी दिखाया जिस पर दारचीनी, इलायची, काली मिर्च वगैरह के नाम और मिकदार लिखे हुए थे, मगर ये सारे अल्फाज कोड वर्ड थे और उनको खोलने यानी डीकोड करने से टैबलेट बम खुद तैयार करने का फार्मूला जाहिर होता था। गुल खान ने मुझे वो नुस्खा भी बता दिया था जिसकी मदद से मैं इलायची, दार चीनी और काली मिर्च के अल्फाज और हुरूफ को डीकोड करके फार्मूले में तब्दील कर सकता था। गुल खान ने स्प्रो टैबलेट बम का फीता मुझे वापस करते हुए कहा, कोई पूछे तो कह देना कि सर दर्द वाली स्प्रो की टिक्कियां हैं। फिर उसने एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो का नाम लिया और कहा, तुम उस कश्मीरी मुजाहिद को जाकर रिपोर्ट करोगे। यूं समझ लो कि उस आदमी से मिलने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने पूछा, ये कश्मीरी कमांडो मुझे कहाँ मिलेगा? सादिक बोला, जम्मू से तुम कश्मीर जाने वाली लारी में बैठकर श्रीनगर जाओगे। श्रीनगर शहर के दरमियान में दरियाए जेहलम बहता है। उस दरिया पर 7 पुल बने हुए हैं। तुम किसी एक पुल से दरिया पार करके शहर की दूसरी जानिब पहुंचकर शुमाल की जानिब जो पहाड़ियां हैं उस तरफ जाओगे। उन पहाड़ियों के दरमियान कई दर्रे बने हुए हैं। उसके बाद सादिक ने मुझे हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडो तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया वो रास्ता मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि सादिक ने मुझे सारा रास्ता समझा दिया कि मैं किन किन पहाड़ियों और पहाड़ी दर्रों से गुजरकर कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो तक पहुंच सकता हूं। उस कश्मीरी कमांडो का फर्जी नाम मैं शेरवान रखता हूं। अब मैं उस कमांडो को इस नाम से याद करूंगा। सादिक कहने लगा, तुम पहले कभी कश्मीर नहीं गए, इसलिए तुम्हें बहुत होशियारी के साथ ये सफर तय करना होगा। तुम्हारे पास कोई असलहा या कमांडो चाकू वगैरह नहीं है? मैंने कहा, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये स्प्रो टैबलेट बम है। इनका कोड वर्ड में लिखा हुआ नुस्खा है और कुछ इंडियन करेंसी में रुपए हैं। सादिक ने कहा, ठीक है, तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, मुझे यकीन है कि रास्ते में अगर कोई दुश्वारी पेश आई तो तुम उससे बखूबी निमट लोगे। मैंने खुदा जाने क्यों सादिक को पंजाब सीक्रेट पुलिस का वो खुफिया कार्ड न दिखाया जिस पर वो खास नंबर लिखा हुआ था और जिसको देखकर पुलिस भी घबरा कर मुझे रास्ता दे रही थी। बस मैंने यही सोचा कि इस खुफिया कार्ड को खुफिया ही रखा जाए तो बेहतर है। सादिक को बताने की कोई खास जरूरत महसूस न हुई। वो कहने लगा, श्रीनगर 1 दिन 1 रात का सफर है। तुम्हें पुराने रेलवे स्टेशन के करीब जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे से कोई न कोई बस लारी मिल जाएगी। रास्ते में किसी से ज्यादा बात न करना। CID के आदमी तकरीबन हर लारी में ही होते हैं। तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, हालात देख कर बात करना, लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर न करना। कोई बहुत पूछे तो कह देना कि कश्मीर की सैर करने जा रहा हूँ। आजकल वहाँ सेबों का मौसम है। कश्मीर के सेब इसी मौसम में होते हैं। मैंने सादिक से पूछा कि मुझे जम्मू से किस वक्त चलना चाहिए। उसने कहा, आज की रात तुम जम्मू में ही रहोगे, कल सुबह होने से पहले अड्डे पर पहुँच जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले ही लारी अड्डे तक जाना होगा। अब पहले मैं जाऊंगा। मेरे जाने के 10 मिनट के बाद तुम गोदाम को ताला लगाकर मेरी दुकान पर आ जाना। हम वहीं खाना वगैरह खाएंगे। रात तुम मेरी दुकान में ही बसर करोगे। मैं एहतियातन तुम्हें अपने मकान पर नहीं ले जा रहा। यहाँ 2 वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है। एक वजह यह है कि सिख खालिस्तान बनाने की जबरदस्त तहरीक चला रहे हैं। जम्मू के सिख इस तहरीक के हामी हैं और कुछ कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आजादी की भी हिमायत करते हैं, मगर खुलकर नहीं। दूसरी वजह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक आजादी कश्मीर है, जिसके शोले सारे मकबूजा कश्मीर में फैल चुके हैं। जगह जगह खुफिया पुलिस के आदमी अजीब अजीब हुलियों में घूम फिर रहे हैं। तुम्हें उनसे भी खबरदार रहना होगा। अब मैं जाता हूँ। सादिक चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी गोदाम बंद करके गली में से गुजरकर बाजार में आ गया और फिर उसकी दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त दुकान पर एक ग्राहक और सादिक का हिंदू मुलाजिम भी मौजूद था।
صادق نے مجھے دیکھ کر کہا، مہاراج آپ کے کام میں ذرا دیر لگے گی، آپ گھر چلیں، میں لڑکے کے ہاتھ پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں شاہ جی، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں، مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں ہے۔ صادق کسی چیز کی مرمت کر رہا تھا، میں اس چیز کا نام نہیں لکھ رہا۔ وہ کہنے لگا، آپ کی مرضی ہے۔ میں دکان کے اندر کونے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ صادق نے ہندو ملازم سے کہا، رامو تمہارے پتا جی بیمار ہیں، تم چھٹی کیوں نہیں کر لیتے؟ جا کر پتا جی کی سیوا کرو، تمہاری ماتا اکیلی ہوں گی۔ رامو خوش ہو کر بولا، استاد جی میں آپ سے چھٹی مانگتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ صادق نے کہا، نہیں نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، جاؤ چھٹی کرو، میں کام سنبھال لوں گا، آج کوئی زیادہ کام بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ صادق نے جان بوجھ کر اپنے ہندو ملازم کو دکان سے رخصت کر دیا تھا۔ رامو چلا گیا، دوسرے گاہک بھی چلے گئے تو صادق کہنے لگا، یہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کو خفیہ پولیس نے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، خاص طور پر اپنے ہندو ملازم پر تو مجھے بالکل اعتبار نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو، دکان کے پیچھے جو کوٹری ہے وہاں جا کر آرام کرو، ہم وہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں دکان کی پچھلی کوٹری میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہرپال کور کا خیال آ گیا۔ اس عورت نے نادانستہ طور پر میری بڑی مدد کی تھی، اس کی وجہ سے میں بے فکر ہو کر جموں پہنچ گیا تھا۔ پھر اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ انڈین سیکیورٹی پولیس کا وہ خفیہ کارڈ آ گیا تھا جس پر لکھا ہوا پرسرار نمبر میرے بڑے کام آیا اور آگے چل کر بھی کام آنے والا تھا۔ جب صادق کا گھریلو ملازم اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو صادق نے دکان کا دروازہ بند کر دیا اور کھانا لے کر کوٹری میں آ گیا۔ کوٹری میں گرمی بالکل نہیں تھی، یہ پہاڑی علاقوں میں ستمبر کا موسم تھا۔ جموں اگرچہ کوہ مری اور کشمیر کی طرح کا پہاڑی علاقہ نہیں، پھر بھی وہاں پنجاب کے میدانوں والی گرمی بالکل نہیں تھی۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میں وہیں سو گیا، رات تک سویا رہا۔ صادق نے کوئی 8 بجے رات دکان بند کی تو مجھے کوٹری میں سلا دیا۔ کوٹری کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جہاں ایک تنگ سا صحن تھا، اسی صحن میں غسل خانہ موجود تھا۔ صادق جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میں صبح صبح آؤں گا۔ میں بڑے مزے سے ساری رات آرام سے سویا رہا۔